hello students hello students, it is my 13th lecture. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट मैथमेटिकल फिजिक्स में कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था और उसमें जैकोबियन को लास्ट में हमने परिभाषित किया। इस प्रकार जैकोबियन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को आज हम डिस्कस करते हैं। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं ये। प्रॉब्लम कर्वीलिनियर सिस्टम की पहली प्रॉब्लम डेल्टा आर अपॉन डेल्टा यू आई डॉट डेल यू जे इज इक्वल टू 1 और 0, 1 फॉर आई इज इक्वल टू जे एंड 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। तो ये एक पहली प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में यू आई यू जे, यू आई कहें या यू जे कहें, दीज आर द वैल्यूज ऑफ u1 u2 u3, दीज आर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। तो इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें इस चीज़ को प्रूव करना है। डेल यू आई कहें, जे कहें, कुछ भी कहें अपन, ये डेल यू, तो u1 u2 u3 ये तो कोऑर्डिनेट हैं जो कांस्टेंट हैं, तो ये कांस्टेंट वैल्यू, और इसको डेल ऑपरेटर से ऑपरेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी ग्रेडियंट की वैल्यू, ग्रेडियंट ऑफ यू जे। इस तरह से ग्रेडियंट की वैल्यू डेल u1 की वैल्यू हम कैलकुलेट करें, और ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट का इस डेल ऑपरेटर का E1 अपॉन H1 कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल्टा अपॉन डेल्टा U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल्टा अपॉन डेल्टा U3। तो ये तो वैल्यू है इस डेल ऑपरेटर की, और इसको ऑपरेट किया जाए U1 पर, U1 के लिए। तो U1 पर ऑपरेट करेंगे तो U1 का U1 के सापेक्ष डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, लेकिन U1 का U2 के सापेक्ष या फिर इस U1 का U3 के सापेक्ष ये डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 हो जाएंगी, क्योंकि U1 U2 U3 ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ये वैल्यू तो पहला टर्म तो 1 होगा और दूसरे सारे टर्म 0 हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा E1 अपॉन H1 इंटू 1 प्लस 0, यानी कि हमारे पास में आया E1 कैप अपॉन H1 इज इक्वल टू डेल U1, या हम ये कहें कि E1 कैप इज इक्वल टू H1 डेल U1। इसी तरह से हम E2 कैप E3 कैप इनकी वैल्यूज हम देख लेंगे, और ये इस तरह से हम इसको देखते हैं कि जैसे ग्रेडियंट फाई की वैल्यू होती है डेल फाई इज इक्वल टू ये वैल्यू होती है, और इसमें फाई की वैल्यू हमने U1 सब्सटीट्यूट की, तो ये U1 की वैल्यू U1 के सापेक्ष U1 का डिफरेंशिएशन तो 1 और ये रेस्ट डिफरेंशिएशंस की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये डेल U1 इज इक्वल टू E1 अपॉन H1, इसी तरह से ये दूसरी तीसरी ये वैल्यूज होंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स आर पोजीशन वेक्टर होता है। इस पोजीशन वेक्टर को हम लेते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो कि इस पर निर्भर करता है। तो ये आर की वैल्यू डी आर इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन, ये विधि आंशिक अवकलन की विधि है। तो पहले कोऑर्डिनेट के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे के लिए, तीसरे के लिए ये इक्वेशन बनेगी, और इसकी वैल्यू हमने इसको निरूपित किया था आधार सदिश से, और आधार सदिश का मान स्केल फैक्टर इनटू E1, इस तरह से ये मान हमने विस्थापन का मान कैलकुलेट किया था। अगर आपको याद आए तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में विस्थापन डी आर इज इक्वल टू ये वैल्यू थी। ओके, तो एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, और तीसरी इस इक्वेशन से हमें ये मिला। तो इसके बाद में ये 4 इक्वेशंस हो गई। अब हमें कुछ नहीं करना है कि इसमें जब हमारे पास में डेल U1 आ गया है और डेल U1 को डी आर से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डेल U1 डॉट डी आर, और इस डी आर की वैल्यूज हमारे पास में है आंशिक अवकलन विधि से, और इसका मान हमारे पास में यहाँ से है डेल U1 इज इक्वल टू E1 अपॉन H1। तो हमारे पास में इस फॉर्म में रिजल्ट प्राप्त होगा।
ये इस तरह से होगा कि डेल U1 को हमने dr से मल्टीप्लाई किया, इसी की वैल्यू डेल U1 इज इक्वल टू E1 कैप अपॉन H1, E1 कैप अपॉन H1 ये, और डेल dr की वैल्यू H1 du1 E1 कैप, ये H1 du1 E1 कैप, ये वैल्यूज पुट की, तो E1 डॉट E1 इज इक्वल टू 1 और E1 डॉट E2 E1 डॉट E3 इनकी वैल्यू हो जाएंगी दूसरे और तीसरे टर्म्स की वैल्यू 0। तो केवल पहली वाली टर्म बची, इसमें से भी E1 यहाँ से ये E1 डॉट E1 इज इक्वल टू 1 और H1 यहाँ से कैंसिल हो गया, H1 ये कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू du1 की वैल्यू हो गई। तो डेल U1 डॉट dr, इसकी वैल्यू आई आपके पास में डेल du1। इसी तरह से डेल U2 डॉट dr, इसकी वैल्यू du2, डेल U3 डॉट dr, इसकी वैल्यू du3। So you will get these three values in equation number 5. Next, we have get du1 dot dr is equal to du1। dr की वैल्यू हम वापस से रख देते हैं जो आंशिक अवकलन विधि से रखी गई है। तो ये आंशिक अवकलन विधि से रखा, तो du1 का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में पहली टर्म, इसी तरह से du1 का डॉट प्रोडक्ट दूसरी वाली टर्म के साथ में, इसी तरह से du1 का डॉट प्रोडक्ट तीसरी वाली टर्म के साथ में, और इन तीनों के साथ में जब डॉट प्रोडक्ट किया तो हम ये देखते हैं कि पहली टर्म, दूसरी, तीसरी टर्म, इन सब की वैल्यू अल्टीमेटली किसके बराबर है, du1। तो du1 के कोफिशिएंट को, इस du1 के कोफिशिएंट को दोनों ओर से हम तुलना कर देते हैं, यहाँ और कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1। तो पहली इस टर्म का मान तो होगा 1 और बाकी दूसरे जो du2 का कोफिशिएंट और du3 का कोफिशिएंट ये यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब इनकी वैल्यू 0 होगी। सो कंपेयरिंग du1 टर्म बोथ साइड्स, नॉट ओनली du1 बट आल्सो du2 du3, आल्सो du2 and du3. So first term is equal to 0 and another term that is equal to 0, first term is equal to 1 और another 0। इसका मतलब 1 के लिए ये मान 1 है, लेकिन 1 और 2 के लिए ये मान 0, 1 और 3 के लिए ये मान 0। इसका मतलब ui और uj में अगर i इज इक्वल टू j है तो इसकी वैल्यू 1 और i इज इक्वल टू j बराबर नहीं है तो इसका मान 0 होगा। यही हमें सिद्ध करना था। इससे एक कंक्लूजन और हम निकाल पाते हैं, और कंक्लूजन है कि चूंकि डेल u1 डेल r अपॉन डेल u1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है कि अगर दो क्वांटिटीज a और b, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है तो a इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन b, यानी कि a b का रेसिप्रोकल होगा, व्युत्क्रम होगा। इसलिए यहाँ डेल u1 और dr अपॉन डेल r अपॉन डेल u1 ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, परस्पर एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। जब ये इस तरह से पहले वाले पद में व्युत्क्रम होंगे तो दूसरे भी दूसरे के साथ में होंगे, तीसरा भी तीसरे के साथ में, ये सब कैसे होंगे, परस्पर व्युत्क्रम होंगे। तो ये कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट से संबंधित पहली प्रॉब्लम थी। एक और प्रॉब्लम है इसी तरह से, E1 इज इक्वल टू H2 H3 डेल U2 डेल U3, ये प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है। तो चूंकि हम ये वैल्यू तो पहली वाली प्रॉब्लम में भी हमने सिद्ध किया है इसमें, और इसमें हमने डेल U1 इज इक्वल टू E1 अपॉन H1 डेल U2 इज इक्वल टू E2 अपॉन H2 डेल U3 इज इक्वल टू E3 अपॉन H3, और यहाँ से हम ये देखें तो E1 इज इक्वल टू H1 इंटू दिस मच, E2 इज इक्वल टू H2 इंटू दिस मच, E3 इज इक्वल टू H3 इंटू दिस मच। इसका उपयोग हम इसमें कर लेते हैं कि चूंकि डेल U1 इज इक्वल टू E1 अपॉन H1, यहाँ से E1 इज इक्वल टू आ गया H1 डेल U1, इसी तरह से E2 E3 ये वैल्यूज होंगी। इनका E2 क्रॉस E3 इनका क्रॉस प्रोडक्ट, और E2 क्रॉस E3 इज इक्वल टू होता है E1।
इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट में राइट हैंड साइड से ये वैल्यूज पुट कर दी, तो इन वैल्यूज का पुट किया तो ये वाला मान H2H3 डेल U2 क्रॉस डेल U3, तो डेल U2 क्रॉस डेल U3 इज इक्वल टू E1, यही आपको सिद्ध करना है। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन इसको पहले आपको इस चीज को भी शो करना पड़ेगा। ओके विद्यार्थियों, जिस प्रकार से आपने पिछले साल कार्तीय निर्देशांक पद्धति में हल किया था कुछ वेक्टर आइडेंटिटीज को, सदिश सर्व समीकरणों को, इस तरह से वे सारी सदिश सर्व समीकरण सारी कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी अप्लाई होती हैं, क्योंकि वो तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है। वो भी ऑर्थोगोनल था XYZ कार्तीय पद्धति, और ये भी ऑर्थोगोनल है, लाम्बिक है, इसलिए वो सारी पद्धति आइडेंटिटीज वेक्टर्स आइडेंटिटीज सर्व समीकरण जहाँ कार्तीय के लिए लागू होती हैं वो सारी की सारी यहाँ कर्वी लीनियर के लिए वक्र रेखी पद्धति के लिए भी लागू होती हैं। इनमें से दो सर्व समीकरणों को हमने यहाँ पर सिद्ध किया है, एक तो डेल डॉट डेल क्रॉस A इज इक्वल टू 0, इसको हमें सिद्ध करना है डेल डॉट डेल क्रॉस A इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम ये देखें कि वेक्टर A इज इक्वल टू लिया जा सकता है A1 E1 कैप प्लस A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप। ओके, और डेल क्रॉस A ये कर्ल होता है, कर्ल A, और कर्ल की परिभाषा से इसका मान होता है 1/H1 H2 H3। ये तो पहले मल्टीप्लाई होते हैं और इसके बाद में E1 H1 E2 H2 E3 H3, डेल्टा अपॉन डेल्टा U1, डेल्टा अपॉन डेल्टा U2, डेल्टा अपॉन डेल्टा U3, एंड A1 के साथ में H1, A2 के साथ H2, A3 के साथ H3। तो ये एक डिटर्मिनेंट होता है। इस डिटर्मिनेंट को हल करने पर हमें E1 कैप इंटू जो भी क्वांटिटी मिलेगी प्लस E2 कैप इंटू ये भी एक क्वांटिटी मिलेगी प्लस E3 कैप इंटू ये भी एक क्वांटिटी मिलेगी, यानी कि ये एक सदिश राशि प्राप्त होगी। कर्ल A का मान एक सदिश राशि प्राप्त हुआ। इस सदिश राशि को मैं मान लेता हूं वेक्टर B, तो वेक्टर B इज इक्वल टू हो जाएगा B1 E1 कैप प्लस B2 E2 कैप प्लस B3 E3 कैप। व्हाट इज B1? B1 इज इक्वल टू ये क्वांटिटी पूरी की पूरी B1 होगी। सो इट विल बी B1 क्वांटिटी। B1 क्वांटिटी, एक ही उदाहरण के लिए हम देखें कि B1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो थोड़ा सा हम ये देखें यहाँ से B1 के लिए, तो पहले तो ये गुणा हो रहा है, तो B1 इज इक्वल टू 1/H1 H2 H3 इंटू, केवल B1 के लिए यहाँ पर घटक निकालना चाह रहे हैं। B1 किसका घटक है? E1 का घटक। E1 के साथ में क्या आ रहा है? E1 H1। अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होना है और इसके साथ ये होना है, तो ये डेल्टा U1 डेल्टा अपॉन डेल्टा U2 इंटू A3 H3 माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा U3 A2 H2। ये तो घटक आया है B1 का, अकेले B1 का। इसमें भी एक चीज और है कि B1 के साथ में जो पहला घटक है इसमें E1, जबकि यहां E1 के साथ H1 भी है, तो इसका मतलब ये है कि हमें E1 से ये वैल्यू जो आई है, ये वैल्यू E1 H1 के साथ में है, तो यानी कि इसको अपन H1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक H1 से मल्टीप्लाई और होगा, तो पहले घटक में तो ये कैंसिल। तो B1 इज इक्वल टू हमारे पास में ये आएगा 1/H2 H3 एंड E1 एंड समथिंग समथिंग, ये सब कुछ आएगा। तो ये वैल्यूज E1 की आएंगी, और जब हमने ये यहाँ पर लिख लिया है तो इस H1 की जरूरत भी नहीं है, ये H1 तो यहीं से ही कैंसिल हो जाएगा, ये H1 ये और ये अकेला E1 का घटक होगा।
तो इसका मतलब B1 इज इक्वल टू 1/H2H3 E1 का घटक कितना है, ये है डेल्टा अपॉन डेल्टा U2 इंटू A3H3 माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा U3 A2H2, ये B1 का घटक। इसी तरह से B2 और B3 ये घटक होंगे यहाँ से, तो ये अलग अलग B1 B2 B3 के घटक होंगे और B1 B2 B3 दीज आर द वैल्यूज ऑफ कर्ल ए, ये है। तो विद्यार्थियों आपके पास में अब इस सदिश सर्व समीकरण में मेरे पास में हमें जो हल करना है डेल डॉट कर्ल ए, और इस कर्ल ए को हमने मान लिया है वेक्टर बी, और जब इसको हमने वेक्टर बी मान लिया तो ये अब बन गया डाइवर्जेंस बी। तो इसमें फिर प्रॉपर्टी हमें काम में लेनी पड़ेगी डाइवर्जेंस की, और डाइवर्जेंस का वैल्यू होती है 1/H1H2H3 इंटू डेल्टा अपॉन डेल्टा U1, इसके साथ में होता है A1H2H3 प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा U2 इंटू A2H3, A2 के साथ H3H1 प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा U3, इसके साथ आएगा A3H1H2। क्रम नहीं टूटता इसमें, तो ये वैल्यूज होंगी। अब देखिए पहले टर्म को अगर मैं यहाँ B के लिए ले रहा हूँ डाइवर्जेंस B, तो ये घटक भी B के रूप में ही होंगे, B1 B2 B3, और जब मैं B1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो H2 H3, ये वाले H2 H3 तो कैंसिल हो जाएंगे और केवल ये वाले टर्म बचेंगे। ऐसे ही B2 का टर्म पुट करूंगा तो यहाँ H3 H1 कैंसिल हो जाएगा, और B3 की वैल्यू पुट करूंगा तो H1 H2 कैंसिल हो जाएगा, और जब जो वैल्यू बचेंगी वो एक दूसरे से कटती चली जाएंगी, अल्टीमेटली 0 मान मिलेगा। तो ये विद्यार्थी यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि कर्ल ए, जब हम इसको प्रूव करते हैं तो सबसे पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा कर्ल ए की वैल्यू ये वाली, और इस वाली वैल्यू को जब हम हल करते हैं तो ये इस तरह से टर्म निकल के आएंगी। इसमें पहली टर्म के लिए H1 खत्म होगा, पहली वाली टर्म के लिए, ऐसे ही दूसरा घटक आएगा, ऐसा ही तीसरा घटक आएगा, और इस पूरे सदिश को हम मान लेते हैं वेक्टर बी। तो कर्ल ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, और इसमें ये तो B1 का मान H1/H2H3 और ये टर्म आएगी जो भी मैंने सॉल्व करके आपको बताई। इस H2H3 को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो इसके साथ में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू इधर बचेगी। ओके, ऐसे ही अब अगले टर्म्स में, और ये जो नेक्स्ट टर्म होंगी B3 इंटू H1H2 और B2 इंटू H3H1, ये वैल्यूज ये आएंगे। बाय द डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस, ये डाइवर्जेंस की वैल्यू, डाइवर्जेंस क्योंकि हमें जो हल करना है वो करना है डेल डॉट डेल क्रॉस ए, और डेल क्रॉस ए को हमने मान लिया बी वेक्टर, तो डेल बी का मतलब है डाइवर्जेंस बी, और डाइवर्जेंस बी का ये वैल्यू, तो डाइवर्जेंस बी की वैल्यू ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू में जहाँ बी हमने ये माना है, इस वैल्यू में B1 B2 B3 ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, और इनके साथ में हमने मल्टीप्लाई करके H1 H2 भी लिख लिए हैं, तो ये वैल्यू भी हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ये वैल्यूज हमारे पास में इस रूप में आएंगी, और ये वैल्यू अल्टीमेटली एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, और ये कैंसिल होने के बाद में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यही चीज़ हमें प्रूव करनी है, सो इट इज़ द प्रूफ। इसके पीछे रीजन ये भी है, ये कैंसिल होने का कारण ये भी है कि कहीं तो आपको डेल अपॉन डेल U1 पहले मिलेगा और डेल अपॉन डेल U2 बाद में मिलेगा, या फिर डेल अपॉन डेल U2 यहाँ होगा और ये इधर होगा, तो इस पे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। इसमें पहला इसके सापेक्ष और फिर इसका हो, या फिर इसके सापेक्ष पहले और इसके सापेक्ष बाद में हो, तो ये सारी वैल्यूज बराबर होती हैं। तो इस तरह से ये एक सदिश सर्व समीकरण हमारी प्रूव होती है। और विद्यार्थियों एक और सदिश सर्व समीकरण जो है वो इसमें है नेक्स्ट वाली, कि दैट इज डेल क्रॉस डेल फाई इज इक्वल टू 0। फाई एक अदिश राशि है
और इस अदिश राशि को डेल ऑपरेटर पर ऑपरेट करते हैं तो ये होता है ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट की ये वैल्यू कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग देख चुके हैं, ये जानते हैं। कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये मान होता है। इसमें इस ग्रेडियंट फाई वेक्टर को मैं बी वेक्टर मान लेता हूँ और बी वेक्टर के घटक b1 b2 b3 e1 e2 e3 इनके एकांक सदिश हैं। तो b1 का मान, इसमें b1 का मान e1 को हटा दीजिए तो ये h1 डेल फाई अपॉन डेल u1 ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू b1 की वैल्यू होगी। इसी तरह से ये b1 b2 b3। So you have got these two values b1 b2 b3. Okay, so अब हम इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने में हमारे पास में मिलेगा नेक्स्ट डेल क्रॉस दिस मच। अब ये डेल क्रॉस बी, और डेल क्रॉस बी का मतलब होता है कर्ल बी, और कर्ल बी का फॉर्मूला ये होता है कर्विलीनियर सिस्टम में। तो यहाँ पर कर्विलीनियर सिस्टम में ये b1 b2 b3 ये होंगे, और b1 b2 b3 की वैल्यूज हम जब सब्सटीट्यूट करेंगे ये b1 b2 b3 तो ये सब कैंसिल होते चले जाएगा। अल्टीमेटली ये सारा कैंसिल होकर के ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से दो वेक्टर आइडेंटिटीज हैं, इनको आप सॉल्व कर लेंगे। ये आपको मैं PDF साथ में भेज रहा हूँ, तो इनको आप एक बार पढ़ लें और समझ लें। मैंने इसको ब्रीफ में आपको समझाया। एक और प्रॉब्लम है इसमें कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड, और ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। ये जैकोबियन से संबंधित है। तो जैकोबियन XYZ अपॉन U1 U2 U3, इसकी वैल्यू हमें कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रूव करनी है। H1 H2 H3 ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन इसके साथ में ये भी जुड़ा हुआ है कि कैलकुलेटेड फॉर सिलेंड्रिकल एंड पोलर सिस्टम, कि ध्रुवीय और बेलनाकार पद्धति में भी इसका मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विद्यार्थियों आपको हर हाल में ये एक वेक्टर आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी, सदिश स्वरूप समीका याद रखनी पड़ेगी। इस सदिश स्वरूप समीका में वेक्टर A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू होता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये डिटर्मिनेंट होता है इसकी वैल्यू। और इसमें हम मान लेते हैं कि लेट A वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा R अपॉन डेल्टा U1, डेल्टा R अपॉन डेल्टा U1। इस R में X I कैप प्लस Y J कैप प्लस Z K कैप ये घटक हो सकते हैं। तो इसका मतलब A के जो घटक होंगे A1 A2 A3, A1 इज इक्वल टू कौन सा घटक बनेगा, ये डेल्टा X अपॉन डेल्टा U1 ये घटक बनेगा। ऐसे ही A2 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा Y अपॉन डेल्टा U2 ये कंपोनेंट होगा। तो A बराबर ये मान लेते हैं। इसी तरह से B वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा R अपॉन डेल्टा ये U1 के सापेक्ष है, ये U2 के सापेक्ष डेल U2। ऐसे ही C वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा R अपॉन डेल्टा U3 इन तीनों के सापेक्ष। तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर दूँ और इधर इसकी भी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा डेल्टा R अपॉन डेल्टा U1 डॉट डेल्टा R अपॉन डेल्टा U2 क्रॉस डेल्टा R अपॉन डेल्टा U3। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई, और राइट हैंड साइड में A1 की वैल्यू है डेल्टा X अपॉन डेल्टा U1, A2 की वैल्यू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा U2, डेल्टा Z अपॉन डेल्टा U1 नॉट U2, ये U1। तो ये सारे U1 होंगे। A1 इज इक्वल टू ये U1 होगा, क्योंकि किसके लिए लिखा है हमने, केवल U1 के लिए लिखा है, तो ये U1 होगा। B में U2 के लिए और C में U3 के लिए। तो नेक्स्ट B के लिए सब U2 के लिए होंगे, तो डेल्टा X अपॉन डेल्टा U2, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा U2, डेल्टा Z अपॉन डेल्टा U2। C में डेल्टा X अपॉन डेल्टा U3, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा U3, डेल्टा Z अपॉन डेल्टा U3 ये वैल्यूज होंगी A B
और सी के घटकों की वैल्यू। विद्यार्थियों, आपको पता है कि ये एक जैकोबियन है और इस जैकोबियन की वैल्यू जे ऊपर के टर्म में है एक्स वाई जेड और नीचे u1 u2 u3, सो इट विल बी द जैकोबियन। एक चीज, और दूसरी चीज जब हमने इसमें पढ़ी थी वेक्टर r इज इक्वल टू, तो ये r वेक्टर होता है u1 u2 u3 इनका एक फलन, और इसमें अगर हम डी आर की वैल्यू देखें तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा u1 du1 प्लस दूसरी टर्म आएंगे। इस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा u1 इसका नाम होता है बेस वेक्टर, आधार सदिश। परिभाषित किया था इसको हमने आधार सदिश, और याद हो तो इस आधार सदिश को हमने निरूपित किया था b1 से, और इस आधार सदिश का परिमाण b1, आधार सदिश का परिमाण तो होता है h1 और इसकी दिशा होती है e1 का। तो ये चीज आप लोगों ने को याद होनी चाहिए। तो ये मान किसका है? b1 का मान। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू तो b1 वेक्टर डॉट ये वैल्यू b2 क्रॉस b3। हियर b1 is equal to h1 e1 cap dot h2 e2 cap cross h3 e3 cap। यहां से h1 h2 h3 ये कांस्टेंट हैं, इनको तो बाहर ले लेते हैं और इधर आएगा e1 कैप डॉट e2 कैप क्रॉस e3 कैप, और e2 डॉट e3 इज इक्वल टू आएगा e1 कैप, और क्योंकि ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट e1 कैप और e1 का e1 के साथ में डॉट प्रोडक्ट इट बिकम्स 1, सो इट इज h1 h2 h3, ये वैल्यू ये रहेगी और इसका मान होगा ये राइट हैंड साइड। सो इट इज द प्रूफ ऑफ आवर क्वेश्चन। ये हमारे प्रश्न का प्रूफ हो गया, यही हमें सिद्ध करना था। और इसमें एक क्वेश्चन ये था कि इसका मान सिलेंड्रिकल में और पोलर सिस्टम में क्या होगा। तो सिलेंड्रिकल में पोलर सिस्टम में, तो सिलेंड्रिकल सिस्टम में विद्यार्थियों आपको पता है कि h1 इज इक्वल टू 1, h2 इज इक्वल टू r और h3 इज इक्वल टू 1 सिलेंड्रिकल के लिए। तो ये जो वैल्यू होगी j एक्स वाई जेड अपॉन u1 u2 u3 सिलेंड्रिकल सिस्टम के लिए, ये वैल्यू होगी h1 h2 h3 तीनों का मल्टीप्लिकेशन, और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा? r के बराबर, 1 इंटू r इंटू 1 दैट बिकम्स r। तो सिलेंड्रिकल के लिए ये मान होगा, और पोलर के लिए ये मान h1 के मान पोलर में होंगे, पोलर सिस्टम h1 इज इक्वल टू 1, h2 इज इक्वल टू r और h3 इज इक्वल टू r sin थीटा। सो h1 h2 h3 इज इक्वल टू r इंटू r स्क्वायर साइन थीटा इंटू 1। तो ये तो ये वैल्यू होगी किसकी? ये j एक्स वाई जेड u1 u2 u3, ये मान होगी। इस तरह से ये कुछ इसकी प्रॉब्लम्स थी कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से संबंधित। शेष जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को आप लोग हल करें, देखें। धन्यवाद।